नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। ये कौन नहीं जानता है कि नरेंद्र मोदी सियासत के वो महारथी हैं जो जानते हैं कि विरोधियों के वार को कैसे हथियार बनाना है और फिर उसी हथियार से ऐसा वार करना है कि खुद विरोधी ही चित्त हो जाए। कांग्रेस ने चौकीदार चोर बोलकर मोदी पर हमला किया तो मोदी ने चौकीदार को अभियान बना दिया और अब मोदी के हाथ लग गया है एक और हथियार, जिससे आने वाली रैलियों में मोदी कांग्रेस पर और तगड़ा प्रहार करने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, चौकीदार और अब हिंदू आतंकवाद। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस पर धुआंधार और धारदार प्रहार कर रही बीजेपी को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, चौकीदार के बाद अब नया मुद्दा मिल गया है, हिंदू आतंकवाद, जिसके सहारे मोदी से लेकर शाह तक सभी दिग्गज नेता कांग्रेस पर बरस पड़े हैं। रविवार को ही यूपी में हिंदू आतंकवाद के बहाने अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला और सोमवार को खुद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र पहुंचकर हिंदू आतंकवाद वार को और धार दी। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। पंचकुला की एक कोर्ट ने फैसला दिया कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है, हिंदू टेरर का नमूना। विश्व बंधुत्व का भाव बढ़ाने वाले हिंदू समुदाय को बदनाम कर दिया, आतंकवाद के साथ जोड़ा। हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, हम तो चिटियों को भी आटा खिलाने वाले लोग हैं। लोगों को कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी ने खुद हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा है और कांग्रेस पर इसी के बहाने वार कर रही है, तो आप गलत हैं। जिस हिंदू आतंकवाद पर आज कांग्रेस पूरी तरह से घिरने लगी है, इस हिंदू आतंकवाद शब्द की जननी कांग्रेस को ही माना जाता है। साल 2007 में जब समझौता बम ब्लास्ट हुआ तो उसके कुछ ही साल बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने साल 2013 में हिंदू आतंकवाद की बात कही। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है, वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क करना है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बताने वाले दिग्गज कांग्रेसी सुशील कुमार शिंदे
ये थ्योरी उस वक्त ध्वस्त हो गई जब इसी ब्लास्ट में आरोपी असीमानंद समेत बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले सुशील कुमार शिंदे समेत कांग्रेस को घेरने के लिए सोमवार को ही महाराष्ट्र के वर्धा में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का काम कांग्रेस ने ही किया। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किसने किया? आप याद कीजिए, इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। महाराष्ट्र जाकर जिस अंदाज में मोदी ने कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद पर घेरा है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को बख्शने वाली नहीं है। अभी कांग्रेस को मोदी शाह की जोड़ी की ओर से ऐसे और हमले झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बताने वाले सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस चुनाव लड़वा रही है। वो महाराष्ट्र की शोलापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वैसे आपको बता दें, समझौता ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। ये धमाका उस वक्त हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास पहुंची थी। ये ट्रेन अटारी जा रही थी, जो भारत की तरफ का आखिरी स्टेशन है। समझौता एक्सप्रेस का जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था, उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं, क्योंकि लोग इस प्रकार के शब्द पूरे समाज को आतंकवादी बतला देना कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये जजमेंट में देख रहा था और इसके जो उपयुक्त पैराग्राफ्स हैं अंग्रेजी में हैं,
वो हम लोग पार्टी की साइट पे भी डाल देंगे ताकि आपको मिल जाएं। इसमें जो न्यायाधीश जिन्होंने फैसला दिया है, मैं केवल 4-5 पैराग्राफ पढ़ देता हूं। As a corollary to the aforesaid discussion, this court is of the considered opinion that the prosecution NIA has miserably failed to prove the charges against the accused Nabha Kumar Sarkar, alias Swami Asivanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan, etc. I have to conclude this judgment with deep pain and anguish, as a dastardly act of violence remained unpunished for want of credible and admissible evidence. There are gaping holes in the prosecution evidence, and an act of terrorism has remained unsolved. उसके अलावा a court of law is not supposed to proceed on popular or predominant public perception or public discourse of the day, but ultimately has to appreciate the evidence on record and arrive at a conclusion on basis of the relevant statutory provisions and settled law applicable thereto. In the present case, there is no evidence regarding any agreement to commit the crime amongst the accused persons. There is no evidence regarding any meeting of minds between the accused to commit a crime. No concrete oral, documentary, or scientific evidence has been brought on record to connect the accused facing the trial with the crime in question. There is not an iota of evidence to make any motive on the part of the accused to indulge in the crime. Investigative agency, very strangely, has not even bothered to conduct a test identification parade of suspects. ये 2007-8 में जब उनको गिरफ्तार किया था, ये तब करनी चाहिए थी. However, again, prosecution has not brought an iota of evidence to establish such facts, neither any call detail record CDRs of any mobile phone, nor any other evidence has been brought. This court has not got an opportunity to look into a vital piece of evidence because the entries of the handwriting of passengers might have got compared with the handwriting signatures of suspects, thereby proving a vital clue of their involvement. ये भी नहीं किया इन्होंने. Again, no evidence on this regard has been brought on record. In the absence of any credible and admissible evidence, this court cannot put a stamp of approval on the version of the prosecution. A criminal element belonging to any particular religion, caste cannot be protected as representatives, etc. बाद में उन्होंने अपनी उस पर conclusions दी हैं.